इन लोगों के जाने के बाद मैंने आंखें खोलकर लेटे लेटे दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बाहर लांस नायक पहरे पर खड़ा था। कभी वो टहलने लगता और कभी मुझे एक नजर देखकर मेरी तरफ पुस्त करके सलाखों वाले दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता। स्वामी गोरखनाथ हमारा कोई खास आदमी था जो साधु के रूप में जनूबी हिंद में काम कर रहा था। उसने खत में जो कुछ मुख्तसर सा लिख दिया था, इसका मतलब यही था कि मैं आज रात को ही वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने मुझे पिस्तौल इस मकसद के लिए दिया था। ये गोया एक तरह से खुदा की मदद थी जो अपने आदमी की शक्ल में मुझ तक पहुंची थी। एक दिन छोड़कर मेजर शरद दीवान मुझसे इंटेरोगेशन करने के लिए आ रहा था। मेरा वहां से फरार होना बहुत जरूरी था। मैंने अब पहरे पर खड़े लांस नायक को इस निगाह से देखा कि मैं उसे किस तरह काबू कर सकता हूँ। इस फौजी पर काबू पाना बहुत जरूरी था। मैंने देख लिया था कि बाहर से अंदर जाते हुए जब उसने सलाखों वाले दरवाजे को ताला लगाया था तो उस चाबी से लगाया था जो उसकी बेल्ट के साथ लटकी हुई थी। मुझे इस भारतीय लांस नायक पर सिर्फ काबू ही नहीं पाना था बल्कि इसको इस तरह से करीब लाना था कि उसकी बेल्ट में से चाबी निकालकर मैं दरवाजे के बाहर लगा सकूं। बज़ाहिर ये काम बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस वक्त मैं टॉर्चर की सारी अजियत भूलकर सर से पांव तक कमांडो बन चुका था। मेरे अंदर शेर की दलेरी और लोमड़ी की अय्यारी बेदार हो चुकी थी। मैंने फौरन एक हिकमत अमली अपने जहन में तैयार कर ली। सबसे पहले मैं हमतन गोश हो गया कि बाहर से कोई आवाज़ें वगैरह तो नहीं आ रही। बाहर राहदारी में और नीचे अहाते में खामोशी छाई हुई थी। रात अभी आधी नहीं गुजरी थी, लेकिन मैं मजीद इंतजार करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मुझे कुदरत ने एक सुनहरी मौका फराहम कर दिया था। अब मुझे इस सुनहरी मौके से पूरा फ़ायदा उठाना था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि अगर ये मौका मैंने हाथ से गंवा दिया तो फिर मेरी मौत यकीनी है और मैं दुश्मन की कैद में नहीं मरना चाहता था। मैंने अपने सोचे समझे मंसूबे पर अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कराहना शुरू कर दिया। मेरे कराहने की आवाज़ पर लांस नायक ने पलट कर मेरी तरफ देखा। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कराहते हुए कहा कि मुझे पानी पिलाओ, मैं मर रहा हूँ। लांस नायक ये देख चुका था कि मुझ पर स्वामी जी ने बड़े मंत्र फूंके हैं। स्वामी जी और कैप्टन जोशी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो उसे भी सुन चुका था। उसे ये भी मालूम था कि मुझसे कैप्टन साहब ने बड़े कीमती राज मालूम करने हैं और मुझे हर हालत में जिंदा रखना है। चुनाचे उसने कहा, लाता हूँ पानी। ये कहकर वो दरवाजे से हटकर राहदारी में एक तरफ चला गया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि वो 6 कदम चला गया है। वहाँ पानी की कोई बाल्टी वगैरह रखी हुई थी। जब वापस आते हुए उसके कदमों की आवाज़ आने लगी तो मैं उठकर दरवाजे की सलाखों के पास खड़ा हो गया। लांस नायक टीम के डोंगे में मेरे लिए पानी लेकर आया था। मुझे सलाखों के पास खड़े देखकर बोला, पीछे हटो। मैं एक कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने ऐसा जाविया बना लिया था कि जहाँ से कमांडो एक्शन मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अब सारा काम फुर्ती का था। लोमड़ी की अय्यारी से मैंने काम लिया था। अब चीते की तेजी और फुर्ती की जरूरत थी। सारा काम 1 सेकंड का था। उस 1 सेकंड में अगर मेरा वार पड़ गया तो बेड़ा पार, नहीं पड़ा तो मेरी मौत सामने खड़ी थी। भारतीय लांस नायक ने डोंगे वाला हाथ सलाखों के अंदर से मेरी तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही एक बिजली चमकी। इस बिजली में कड़क बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ आंखों को चुंधिया देने वाली चमक थी। मुझे यकीन है कि भारतीय लांस नायक को यही महसूस हुआ होगा जैसे उसके सामने बिजली सी चमक गई है। उसके बाद उसे कोई होश न रहा। मैंने उसके बाजुओं को दोनों हाथों से पकड़कर इतनी जोर से अंदर की तरफ खींचा कि उसका मासा लोहे की सलाखों के साथ जोर से टकरा गया। मैंने उसके बाजू छोड़ भी नहीं सकता था। दूसरे लम्हे मेरा एक बाजू सलाखों से बाहर जाकर उसकी गर्दन के गिर्द लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ा हुआ था। गर्दन को जकड़ने के साथ ही मैंने उसकी गर्दन को दूसरा झटका दिया। वो कोई इतना ताकतवर फौजी भी नहीं था। जनूबी भारत के फौजी भी दुबले पतले मरियल से थे। उसके लिए मेरा एक झटका बहुत था। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मैंने फौरन उसकी बेल्ट में लटकी हुई चाबी को जंजीर से पकड़कर जोर से खींचा। जंजीर टूट गई और चाबी मेरे हाथ में आ गई। मैंने बड़े आराम से लांस नायक के बेहिस जिस्म को नीचे फर्श पर डाल दिया और हाथ बाहर निकालकर ताले में चाबी लगाई और ताला खुल गया। साथ ही मेरी खुशकिस्मती का दरवाजा भी खुल गया। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया था। अब मुझे सिर्फ इतना एहसास था कि इस इमारत के पीछे कोई रेलवे लाइन है जहां से दिन के वक्त और रात के वक्त भी कभी कभी शंट करते रेल के डिब्बे गुजरा करते हैं। इस तरफ से कभी कोई रेलगाड़ी शोर मचाती नहीं गुजरी थी। इसका मतलब था कि उस तरफ कोई कारखाना था जिसके अहाते के अंदर तक रेलवे लाइन बिछी हुई थी। हो सकता था ये रेलवे का ही कोई कारखाना हो। मुझे उसी जानिब उतर कर फरार होना था। मैं दबे पांव राहदारी में आ गया। राहदारी में एक बल्ब दीवार के साथ रोशन था। उसकी रोशनी दूर तक नहीं जाती थी। मैं उस तरफ झुककर चलने लगा जिधर से मुझे रेलवे लाइन के शंट करने की आवाजें आया करती थीं। राहदारी आगे बंद हो गई। जहां 3 फुट ऊंची दीवार थी, मैंने बाएं जानिब गर्दन जरा सी उठाकर देखा। ये फौजी कैंप या रेजिमेंट के हेडक्वार्टरों का अहाता था। इस अहाते में 3-4 फौजी गाड़ियां एक जानिब दीवार के साथ खड़ी थी। टीम की छत के आगे खंबे पर बल्ब जल रहा था। जहां एक जीप खड़ी थी। कुछ दूर मुझे एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं जल्दी से नीचे हो गया और दीवार पर से सर निकाल कर दूसरी तरफ झांक कर देखा। एक मंजिल नीचे मुझे दूर जलते किसी बल्ब की रोशनी में रेल की पटरियां नजर आईं। मैं दूसरी मंजिल पर था। नीचे छलांग लगाने से आवाज भी पैदा होती और मैं रेलवे लाइनों पर गिरकर जख्मी भी हो सकता था। मैंने झुककर दीवार को दूर तक देखा। मुझसे चंद गज के फासले पर छत के परनाले का लोहे का पाइप दीवार के साथ नीचे तक गया हुआ था। मेरे वहां से निकलने की सिर्फ एक यही सूरत थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सांप की तरह वींगते हुए अपने आप को राहदारी की दीवार की दूसरी तरफ ले आया। मैंने पांव बाहर को निकली हुई ईंटों पर जमा कर दीवार की मुंडेर को एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ को मैंने आगे बढ़ाया। पाइप अभी 1-2 गज आगे था। मैं कोशिश करके खिसकता हुआ कुछ और आगे हो गया। मेरा हाथ परनाले के पाइप पर पड़ गया। मैंने एक हाथ से दीवार की मुंडेर को मजबूती से पकड़े रखा, दूसरे हाथ से परनाले के पाइप को पकड़ा और अपना बायां पांव आगे करके पाइप के गिर्द लगे हुए लोहे के रिंग पर डाल दिया। उसके साथ ही मैंने दीवार वाला हाथ छोड़कर जल्दी से पाइप को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब मेरा दायां हाथ पाइप के रिंग पर था और मैं छिपकली की तरह पाइप के साथ चिमटा हुआ था। वहां ज्यादा देर तक चिमटे रहने की गुंजाइश नहीं थी। मैंने दोनों पांव लोहे की रिंग पर से हटा लिए और ऊपर वाले हाथों से पाइप को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकना शुरू कर दिया। मैं एक मंजिल नीचे खिसक गया। दूसरी यानी नीचे वाली मंजिल के दरमियान में पहुंचकर मैंने हाथ छोड़ दिए। मैं रेलवे लाइन के पास दीवार के साथ उगी हुई झाड़ी पर गिरा। गिरने के साथ ही मैं वहां से उठा। मेरे कान खरगोश के कान बन चुके थे। मैं कारखाने की तरफ से आती एक आवाज को सुन रहा था। ये ऐसी आवाज थी जैसे किसी बंद जगह पर कोई किसी शय को हथौड़े से कूट रहा हो। मैंने झाड़ियों में से सर बाहर निकाल कर दाएं बाएं देखा। दाएं तरफ रेल की 3 पटरियां किसी कारखाने के अंदर चली गई थीं। वहां खंबे पर बल्ब रोशन था। बाएं जानिब रेल की पटरियां इलाके में जाती मालूम हो रही थीं। जरूर उस तरफ या तो रेलवे का कोई छोटा सा स्टेशन था या फिर माल लादने और उतारने वाले प्लेटफॉर्म थे। मैं जल्दी से उठा और रेलवे लाइन के साथ साथ बाएं जानिब तेज तेज कदमों से चलने लगा। रेल की पटड़ी के पहलू में थोड़ी सी जगह थी, उस पर जगह जगह झाड़ियां उगी हुई थीं। मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकता था, मगर मैं 1 सेकंड के लिए वहां रुक भी नहीं सकता था। आगे जाकर रेल लाइनों का जाल फैलना शुरू हो गया। दूर इधर उधर रेलवे शेड की छतों पर रोशनियां भी नजर आने लगी। मैं उनसे बचता रेलवे लाइनों के ऊपर से गुजरकर मशरिक की जानिब दीवार थी उस तरफ आ गया। उस दीवार के ऊपर अंधेरे में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में मुझे दीवार के ऊपर खारदार तार लगी नजर आई। दीवार दूर तक चली गई थी। सामने से एक इंजन शंट करता चला रहा था। उसके आगे की 2 बत्तियां जल रही थीं। मैं जल्दी से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। इंजन भाप छोड़ता छक छक करता मुझसे थोड़े फासले पर से गुजर गया। उसके जाते ही मैं उठा और दीवार के साथ चलने लगा। मुझे सिर्फ एक यही डर था कि कहीं मैं किसी फौजी शेड में ना निकल जाऊं। पिस्तौल मैंने जेब में ही रखा हुआ था। मेरे गाल पर कैप्टन जोशी ने निश्तर से जो निशान लगाया था, वहां जख्म में से खून बहना तो बंद हो चुका था, मगर गाल दर्द कर रहा था। मैं अब तेज चलने की बजाय नॉर्मल चाल चलने लगा था। कहीं अंधेरा आ जाता और कहीं मैं दीवार के ऊपर जलने वाले बल्ब की रोशनी में आ जाता। रोशनी आती तो मैं झुककर तेजी से आगे निकल जाता। दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखा दे। आगे एक ऊंचा सिग्नल केबिन आया, उसमें खूब रोशनी हो रही थी। मुझे 1-2 आदमियों के साए से भी नजर आए। मैं रुक गया। मुझे उस केबिन के करीब से गुजरना था और वहां रोशनी थी। 2-3 सेकंड रुक कर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। मुझे जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाना चाहिए था। आखिर यही फैसला किया कि अनजान बनकर खामोशी से निकल जाऊंगा। ऊपर से किसी ने देख भी लिया तो मेरे फटे पुराने कपड़ों से वो यही समझेगा कि मैं रेलवे का कोई मजदूर हूँ। मैं चल पड़ा। 6-7 कदम चला हूँगा कि दीवार में एक जगह छोटा सा दरवाजा नजर आया। ये कोई दरवाजा नहीं था, दीवार में शगाफ डालकर आने जाने का रास्ता बनाया गया था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और शगाफ में से गुजरकर दीवार की दूसरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि मैं एक पतली सी कच्ची सड़क पर आ गया हूँ, जिसकी एक जानिब टीम की ढलवान छतों पर छोटी छोटी क्वार्टर नुमा कोठियां बिल्कुल साथ साथ बनी हुई हैं। इनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। कच्चा रास्ता खाली था। मैं दीवार के साथ साथ चलता गया। मुझे महसूस हो गया था कि मैं रेलवे की हुदूद से बाहर निकल आया हूँ। क्वार्टरों की दूसरी जानिब से कभी कभी किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आ जाती। थोड़ी दूर चलने के बाद इन क्वार्टर नुमा कोठियों के दरमियान से एक तंग रास्ता नजर पड़ा, जो यकीनन दूसरी तरफ सड़कों को जाता था। मैं उस रास्ते में से गुजरने लगा। यहाँ अंधेरा था और कोठियों के पहलू की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। ये रास्ता खत्म हुआ तो सामने बड़ी सड़क थी। सड़क की बत्तियां जल रही थीं। एक बस स्टॉप का खोखा खाली पड़ा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं शहर के किस इलाके की तरफ निकल आया हूँ। इतना मुझे मालूम था कि पौंडीचेरी का साहिल समंदर शहर के मशरिक की जानिब है। उस तरफ जाना मौत के मुंह में जाना था। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा। आसमान पर कहीं कहीं बादल थे
उनके दरमियान सितारे भी टिमटिमा रहे थे। मैंने मगरिब की तरफ रुख किया और सड़क पार करके दूसरी तरफ आकर समंदर के उल्टे रुख चल पड़ा। 2-3 भारी ट्रक एक दूसरे के पीछे सड़क पर से गुजर गए। ये शहर पौंडीचेरी की कोई बड़ी शाहरा मालूम होती थी जो किसी दूसरे शहर को जाती थी। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि मेरी कमीज और पतलून बोसीदा सी थी, कमीज पर खून के धब्बे भी कहीं कहीं जमे हुए थे। मेरे बाएं रुखसार पर जख्म का लंबा सा निशान था। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि रात का क्या बजा है, रात कितनी गुजर चुकी है। सड़क पर से थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियां गुजर जाती थीं। जब एक बस भी गुजरी जिसके छत पर मुसाफिर बैठे हुए थे जो कि देहाती किसान मालूम हो रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां जल रही थीं। इन गाड़ियों से अंदाजा हुआ कि रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी। मुझे बहुत जल्द किसी जगह छुप जाना चाहिए था, क्योंकि फौजी टॉर्चर चैम्बर 5 से मेरे फरार का किसी वक्त भी राज फाश हो सकता था और उसके बाद शहरी पुलिस और फौजी पुलिस को मेरी तलाश में निकल पड़ना था। मुझे कोई ठिकाना नजर ना आया। मैंने पतलून की जेब से कागज की वो गोली निकाली जिसे मैंने टॉर्चर सेल में ही जेब में डाल लिया था, जो मुझे स्वामी जी ने दी थी। उसने कहा था कि इस पर वो पता लिखा हुआ है जहां पहुंचकर तुमने गंगू नाम के बैरे से मिलना है, और उसके वास्ते कोडवर्ड स्वामी जी ने जे सीताराम बताया था। मैंने एक जगह सड़क पर रोशनी में खड़े होकर कागज की गोली को खोल कर देखा। उस पर लिखा था जे भारती भंडार, रमिया जी स्ट्रीट, गोल्टन, पौंडीचेरी। उसके नीचे गंगू बैरा लिखा था। मैंने कागज दोबारा जेब में डाल लिया। मेरी पतलून की पिछली जेब में स्वामी जी का दिया हुआ छोटा पिस्तौल उसी तरह पड़ा था। उसे चलाने की नौबत ही नहीं आई थी। उसमें मैगजीन भरा हुआ था। मेरे फरार का इल्म हो जाने के बाद किसी भी चौक या नाके पर पुलिस तलाशी के दौरान ये पिस्तौल मेरे लिए मुसीबत का बाइस बन सकता था। मैं इसे फेंकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे किसी नागहानी आफत से निजात दिला सकता था। अब मुझे ये मालूम करना था कि शहर में गोलकर का इलाका कौन सा है, क्योंकि उसी इलाके में कोई जय भारती भंडार था जो यकीनन कोई रेस्तोरां था, और वहां मुझे गंगू नाम के बैरे या वेटर या रेस्तोरां के मुलाजिम से राब्ता पैदा करना था जो यकीनन अपना ही आदमी था। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था सड़क पर कुछ रौनक नजर आने लगी थी। मैं इस रौनक से बचना चाहता था, चुनाचे मैं सड़क से हटकर फुटपाथ पर होकर चलने लगा। यहाँ कहीं कहीं स्टोर नुमान दुकानें थीं। एक जगह फुटपाथ पर चाय और 5 सिगरेट का खोखा था। उसके सामने फुटपाथ पर 2 मद्रासी सिर्फ धोतियां पहनने, चाय के गिलास हाथों में लिए बैठे बीड़ी पी रहे थे। मैंने सोचा कि ये आम किस्म के आदमी हैं, इनसे पूछना चाहिए। मैं उनके पास चला गया। दोनों ने मेरी तरफ देखा। मैंने वहां की आम हिंदुस्तानी बोलचाल में पूछा कि गोलकर कहाँ है, मुझे गोलकर जाना है। उनमें से एक ने बाजू से एक तरफ इशारा करके कहा, उधर को जाएगा, उधर एक रोड क्रॉस कर लेगा, सामने वाला बाजू गोलकर को जाएगा। मैंने उनसे ज्यादा बातें करना मुनासिब न समझी और खामोशी से जिस तरफ मद्रासी ने इशारा किया था उस तरफ चलने लगा। सामने शाहराह में से एक सड़क निकलकर अंदर की तरफ चली गई थी। मुझे उसी सड़क को क्रॉस करना था। मैं सड़क क्रॉस कर गया। यहाँ दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे फ्लैटों वाली बिल्डिंगें थीं। मैं सामने वाली सड़क पर आ गया। ये पतली सड़क से छोटी थी और इसमें अक्सर दुकानें बंद चुकी थीं। मैं दुकानों के बोर्ड पढ़ने की कोशिश करता आगे चला जा रहा था। अक्सर बोर्ड तमिल जबान में लिखे हुए थे, कहीं कहीं अंग्रेजी के बोर्ड भी थे, मगर उनमें जय भारती भंडार का बोर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं आगे चलता गया। एक दुकान के अंदर से रोशनी बाहर सड़क पर आ रही थी और तमिल गानों की आवाज भी आ रही थी। ये जरूर कोई होटल यानी रेस्तोरां होगा। ये सोचकर मेरे कदम जरा तेज हो गए। पुलिस का एक सिपाही जो साइकिल पर सवार था मेरे सामने से आकर गुजर गया। उसने मद्रास की पुलिस की वर्दी यानी निक्कर और खाकी रंग की 2 पल्ली टोपी पहन रखी थी। हाथ में बेत का डंडा भी था। मैं अपने ध्यान में चला जा रहा था। उसने मुझे एक नजर देखा और गुजर गया। जिस दुकान के अंदर से रोशनी और तमिल गाने की आवाजें आ रही थीं वो जय भारती भंडार नाम का रेस्तोरां ही था। एक लंबी दुकान थी जहां कुर्सियां मेज बिछे थे। स्पीकर पर मद्रासी गाने वाली का रिकॉर्ड बज रहा था। दुकान में काफी गाहक बैठे कॉफी पी रहे थे। जहां भी कॉफी का ज्यादा दौर था। मैं पहले तो बाहर खड़ा रहा कि कोई बैरा बाहर निकले तो उससे गंगू का पूछूं। जब अंदर से कोई मुलाजिम टाइप का आदमी बाहर ना निकला तो मैं हिम्मत करके रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और जाते ही जहां कुर्सी खाली देखी वही बैठ गया। एक काला कलोटा मद्रासी लड़का मेरी मेज पर आकर मेज पर कपड़ा मारते हुए तमिल जबान में कुछ बोला। मैंने कहा एक गिलास कॉफी लेगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे इशारे से अपने पास बुलाकर हिंदुस्तानी में पूछा, क्या गंगू आज छुट्टी पर है? मैंने ये जाहिर किया कि मैं उसे जानता हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। उसने वहीं से आवाज दी और तमिल जबान में कुछ कहा। उसमें गंगू का नाम भी था। उसने गंगू को ही आवाज दी थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक 50-55 साल की उम्र का गहरे सांवले रंग का आदमी जिसने घुटनों तक मैली सी लुंगी और मैली सी हल्की बनियान पहन रखी थी अपने बालों को एक हाथ से खुजाता मेरी तरफ चला रहा था। पहले तो मुझे शक हुआ कि जो वो आदमी नहीं हो सकता जिससे मिलने को मुझे स्वामी जी ने कहा है, लेकिन फिर ख्याल आया कि हमारे आदमी इसी तरह काम क्या करते हैं। वो मेरे पास आकर तमिल में कुछ बोला। मैंने कहा तुम्हारा ही नाम गंगू है? उसने कान के पीछे बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, फोकट बात नहीं करेगा, क्या पीना मांगता? मैंने आहिस्ता से कहा मुझे स्वामी जी ने भेजा है।
उसमें यह सुना तो उसके चेहरे की कैफियत में जरा सा भी फर्क ना आया। व्हील का धुआं उड़ाते हुए वो कपड़े से मेरी मेज साफ करने लगा और मुझसे पूछा, क्या पिएगा बाबू? मैंने कहा, कॉफी।